नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र को मिला नया मंदिर, क्योंकि आपने देखा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। और संसद भवन में आप देखते हैं कौन बैठता है? हमारे जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, उन्हीं के लिए आप देखते हैं बनता है। अगर आप देखिए संसद की बात करें तो आप देखिए आर्टिकल 79 को आप पढ़िए, 79 को। इनसे इसमें संसद के गठन की बात की गई है। और संसद का भाग कौन कौन होता है? आप देखते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होती है। तीन भाग होते हैं उसके, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रजातंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र। और सही लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है और जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होते हैं। और एक अच्छा लोकतंत्र उसे ही माना जाता है जिसमें आप देखिए राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था होती है। और देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। और मैं कहता हूँ आप लोगों से, कहता हूँ या नहीं कहता हूँ कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। और ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनकी परिभाषा आप लोगों को इनके बारे में मालूम होना चाहिए। और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको मालूम भी हो जाएगा। आप लोग हर हाल में 2 से 3 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए आप लोग, अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पीएम बोले राष्ट्र की समृद्धि को मिलेगी गति और यह 140 करोड़ लोगों को के सपनों का प्रतिबिंब है। ये आप देखिए पूजन हो रहा है, ये आप देखिए प्रधानमंत्री साहब देख रहे हैं। चलिए आप देखते हैं सेंगोल की स्थापना कर लौटाई इसकी गरिमा। ये सेंगोल आप देखते हैं एक तरह से चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। चोल साम्राज्य में सेंगोल कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्र पथ का प्रतीक होता था। और आप देखिए राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में सेंगोल स्वतंत्रता के समय संतता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। और तमिलनाडु से विशेष तौर पर आदि आदिनम के संत आज उन्हें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए हैं। और इसी को लेकर आप देखें काफी विवाद भी हो रहा था कि भारत कोई से आजाद हो रहा है कि कोई राजतंत्र चल रहा है कि सिंगल दे दो एक राजा से दूसरे राजा को। तो उसी को लेकर बातें भी हुई। वास्तु और कला के साथ संविधान के स्वर। पीएम मोदी ने कहा है कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरवान्वित है, क्योंकि इसमें विरासत, वास्तु, कला व कौशल तो है, तो संस्कृति के साथ संविधान के स्वर भी है। लोकसभा की आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर, तो राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है और देश के अलग अलग हिस्सों की विविधता इसमें समाहित है। इस भवन को कण कण में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन होंगे। और नई इमारत की जरूरत बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पुराने संसद भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था और बीते डेढ़ दो दशक में नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ेंगी तो उसे देखते हुए भी इसकी जरूरत थी। और यह भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। अब आप देखें 2026 में आपकी सीटें बढ़ेंगी ना लोकसभा राज्यसभा की, तो उसी को लेकर बात भी हो रही है। अवमानना की पीडब्ल्यूडी के 2 अफसरों को हाईकोर्ट ने दी सजा। मुख्य अभियंता को 4 और कार्यकारी अभियंता को 2 माह जेल की सजा की बात हुई। और अफसरों ने पेड़ों की सुरक्षा के संबंध में न्यायिक आदेशों का नहीं किया था पालन। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आप देखे सजा सुनाई है। जंतर मंतर से हटा पहलवानों का अखाड़ा। कानून हाथ में लेने पर हिरासत में लिए गए धरना दे रहे पहलवान समर्थक अब नहीं मिलेगी धरने की अनुमति। और पहलवानों की टेंट, गद्दे, कारपेट, कूलर समेत अन्य सामान को पुलिस ने एनडीएमसी के पास जमा किया है। ये आप देखिए एक तरह से आप लोगों ने देखा है कल बड़ी भयानक तस्वीर देखने को मिली है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कई लोग इसको लेकर आलोचना भी सरकार की कर रहे हैं कि कम से कम जांच तो होनी चाहिए। और आप देखिए पहलवान गलत हैं, सही हैं, ये तो बात की बात है, कौन सही है कौन गलत है, एक इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि अगर इनकी जगह जो आप देखते हैं कि खेल संघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनकी जगह कोई आम आदमी होता, क्या उन पर यौन शोषण के आरोप लगते तो क्या वो खुला छूट घूम पाता, उसकी गिरफ्तारी ना होती। तो यही सब चल रहा है। पीएम ने चुनाव की रणनीति पर मुख्यमंत्री संघ किया मंथन।
और आप देखेंगे कि इसी साल में चुनाव भी होना है ना कई राज्यों में, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो उसी की बात हो रही है। भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी आर्थिकी, नीति आयोग के सीईओ वी वी आर सुब्रमण्यन ने कहा है। और अगर हम लोग देखें उसकी बात करें ना, और इन्होंने कहा है कि भारत बुनियादी सुविधाओं का काम पूरा हो गया है, अब टेक ऑफ करने का समय है। जल्द ही भारत अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बन जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। पहली बार रिजर्व डे में खेला जाएगा आईपीएल फाइनल। ये आईपीएल पहली बार कब खेला गया था? 2008 में। ठीक है, खत्म होने दी, कौन जीतता है देखते हैं। आंधी से श्री महाकाल महालोक की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये आप देखिए उज्जैन में जो महाकाल मंदिर आप लोग देखते हैं ना, वहीं कल आप देखते हैं कि जिस तरह से आंधी और तूफान सा चला, तो उसी कारण महाकालेश्वर मंदिर देखते हैं शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी। और आप देखते हैं कि कुंभ का मेला भी यहाँ लगता है, आपको मालूम होना चाहिए। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अब तक 40 उग्रवादियों को मारा है। और ये आप देखेंगे, चलिए मणिपुर आप लोग देख लीजिए, ये आप देखेंगे मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। या आप देखिए एक समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी के कारण आप देखेंगे। और इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड से लगती है, असम से लगती है, मणिपुर में की सीमा मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। पूछ लेगा ये क्वेश्चन से यहाँ से। और आप देखेंगे कि इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में इसे एक राज्य के रूप में दर्जा मिला था। और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है मणिपुर। ठीक है, भर्ती के लिए ली गई रकम लौटाने को तृणमूल नेता के घर युवकों का धरना। ये बंगाल में आप देखिए जो युवकों ने लगाया आरोप, राज्य किसी विभाग में नौकरी के लिए उनसे 11-11 लाख रुपए लिए गए हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी फर्जीवाड़े भ्रष्टाचार खुलकर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? भ्रष्टाचार खुलकर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल आप देखें तो कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी देखें तो आप देखेंगे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल की बात करें तो सीवी आनंद बोस हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऐतिहासिक पल का साक्षी न बनना विपक्ष की बड़ी चूक है। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है विपक्ष का संसद भवन बहिष्कार। नया संसद भवन बनाने के लिए फैसले का भी विपक्ष ने किया था विरोध। चलिए आप देखते हैं, चलता रहता है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेषज्ञों से मांगे गए सुझाव। और आप देखते हैं कि दिल्ली के आसपास तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। अध्यादेश में कांग्रेस आपके साथ या विरोध में, फैसला आज होगा। ये आपने देखा है कि दिल्ली में जो अधिकारियों के तबादले और तैनाती को लेकर जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई ना, उसी पर राजनीति हो रही है। और अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत कौन लाता है? आपका राष्ट्रपति साहब लाते हैं। और आगे चलकर इसे राज्यसभा लोकसभा में पास करवाना होता है। ठीक है, डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय में 2.5% सीटों पर ही मिलेगा खेल कोटे में दाखिला। ये आप देखिए लोकतंत्र के मंदिर की बात हो रही है। नया जो संसद भवन है ना, उसी की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। लोकतंत्र के पुराने मंदिर से नए तक की यात्रा देखें तो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कर्नाट ने संसद भवन की आधारशिला रखी। उस समय उसे काउंसिल ऑफ हाउस कहा जाता था। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया। 19 जनवरी 1927 में आप देखिए केंद्रीय विधानसभा के तीसरे सत्र की पहली बैठक संसद भवन में आयोजन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 14-15 अगस्त 1947 संविधान सभा के मध्यरात्रि में सत्र में सत्ता का हस्तांतर हुआ। 13 मई 1952 को दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधुनिक संसद भवन का प्रस्ताव पेश किया। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ये आप जरूर रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, डेटों के बारे में।
नया संसद भवन एक भारत सेठ भारत का नायाब आप देखेंगे क्या उदाहरण है। और त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण क्षेत्र करीब आप देखिए 64,500 वर्ग मीटर में, जिसमें कुल 6 द्वार हैं। इसमें 3 मुख्य द्वार आप देखिए ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें वीआईपी, सांसद और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज और एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग की भी व्यवस्था है यहाँ। और लोकसभा कक्ष में आप देखिए राष्ट्रीय पक्षी मोर की अद्भुत कलाकृति, तो राज्यसभा कक्ष में राष्ट्रीय पुष्प कमल की कलाकृति सदन के सौंदर्य को बिखार रही है। और करीब 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बने नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में आप देखिए 888 सदस्यों की, तो राज्यसभा में आप देखिए 345 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। संसद के संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा कक्ष में 1280 सांसदों को बैठने की व्यवस्था की गई है। हमारा नया पता सिंगोल यहाँ देख लीजिए। विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है ना, तो वही कहते हैं कि वो राष्ट्रपति से करवाना चाहिए था, तो मैं उद्घाटन इसका। चलिए आप लोग देखते रहिए। दिखा विकास का जो दुनिया काशी की ओर। मोदी के सांसद बनने के बाद विकास से हुए बड़े बदलाव का साक्षी बना है बनारस। राष्ट्राध्यक्षों से लेकर राजदूत तक यहाँ आ रहे हैं विश्वनाथ धाम में शीश नवाने के लिए। चलिए आप देखिए, धार्मिक नगरी वाराणसी में गंगा आरती के मौके पर दीप ज्वलित करते भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी। ये देख लीजिए। बनारस से आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्य है ना हमारे प्रधानमंत्री साहब। गोवा के लेखक दामोदर मोजो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। मोजो के प्रसिद्ध उपन्यास कार्मेलिन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और किसे मिला है ये आप देखिए, दामोदर मोजो 1961 में स्थापित हुआ। तो पहली बार आप देखिए कि कब 1965 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। और ये प्रतिवर्ष साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए एक लेखक को दिया जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है एक तरह से। प्रथम विजेता थे इसके जी शंकर कुरूप। जनगणना में पूछा जाएगा स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार है या नहीं है। और लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना होने की संभावना नहीं है, कोविड के कारण अनिश्चित काल के लिए टल गया था काम। ये आप देखिए, जनगणना की बात करें तो आप देखते हैं कि हर 10 साल में होती है ना। पहली बार जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और नियमित जनगणना की बात करें तो आप देखेंगे ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी। ठीक है। सरपंच पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। ये हाईकोर्ट का सरपंचों व पूर्व सरपंचों की याचिकाओं पर कोर्ट ने की है आप देखेंगे व्यवस्था। इसरो आज करेगा नौवहन उपग्रह का प्रक्षेपण, नौसेना की ताकत होगी मजबूत। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च फिर से सुबह 10:42 पर होगी, आप देखेंगे लॉन्चिंग। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसकी इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। श्रमिकों के बच्चों को 9वीं से स्नातक तक मिलेगी 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति हरियाणा में। अब हरियाणा में भी चुनाव है ना, तो वहां भी आप देख रहे हैं कि देखने को मिलेगा। देवालय संघ सेवालय की नवाचार से स्वस्थ समाज को मिला संबल। इंदौर में 9,500 बुजुर्गों का अनूठा प्रयास, विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और कम कीमत में होगी जांच। यहाँ ये अच्छी बात है, इस तरह की पहल अगर आपको देखने को मिलती है तो। कसौटी पर चुनावी रेवड़ियां। देखिए कि एक और बात आपको बता दूं कि जो पार्टी आप देखिए कि कोई फ्री की बात करती है तो वो कल्याणकारी योजना बताती है उसे, और विपक्ष उसे रेवड़ी बताता है। और आप देखिए दूसरी जो पार्टी देती है उसे वो क्या कहती है, कल्याणकारी योजनाएं, और दूसरी पार्टी क्या बताती है उसे, रेवड़ी बताती है। और आप देखते हैं कि हमारे देश में रेवड़ी के चक्कर में सब कुछ महंगा भी होता जा रहा है। इस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये आप देखिए 2022 में सत्ता संभालने के बाद वादों पर भाजपा की स्थिति। और आप देखेंगे कि
पंजाब में आप देखिए, और आप देखिए कहाँ अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, और अब कांग्रेस दे भी रही है, और आप देखते हैं कि लोग देते, वोट भी देते हैं इस नाम पर, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग देखते रहिए, बाकी चलता रहेगा फ्री की रेवड़ी। यानी कि आप देखेंगे जो कह देते ना कि हमारी सरकार बनी तो हम इतना देंगे, 100 यूनिट बिजली देंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, किसानों की ऋण माफी करेंगे, जो सब बातें होती रहती ना, बेरोजगारों को भत्ता देंगे। चुनाव याचिका में आरोप लगाने पर तत्परक सामग्री देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर याचिका शुरुआत में ही की जा सकती है खारिज। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए दिया निर्णय। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है, और इसे भी पढ़ते रहा करिएगा। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको हर जगह मदद पहुंचाते हैं, और एक आपको सामान्य जानकारी भी मिलती है। दूरगामी नुकसान करते लुभावने वादे, जो आप लुभावने वादे देते हैं, देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में लोक लुभावनवाद का ही बोलबाला दिख रहा है। कई देशों के अलावा भारतीय राजनीति को भी यह पहलू प्रभावित कर रहा है। सत्ता की चाह में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल बड़े बड़े सब्जवाग दिखाते हैं। हालांकि सत्ता में आते ही वित्तीय बाधाओं के चलते ये वादे खोखले साबित होते हैं, और ऐसे में कोई संदेह नहीं कि तत्कालिक लाभ के लिए दूरगामी नुकसान वाले ये वादे वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हैं। और आप देखिए शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर चिंता व्यक्त प्रकट करते हुए राज्य सरकारों से यह कहा है कि वे वित्तीय अनुशासन के दायरे में ही जन कल्याण करें। प्रधानमंत्री मोदी या अन्य लोगों की ऐसी चिंता आकारण भी नहीं है। राजनीति में मुफ्त उपहारों की यह रेवड़ी संस्कृति धीरे धीरे अपनी पैठ गहरी करती जा रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। वहां कांग्रेस चुनाव के दौरान किए गए वादों ने अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न कर दी है। मुफ्त बिजली, बस यात्रा जैसे वादों कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुए हैं। यही कारण है कि तमाम लोगों ने अब बिजली के बिल भरना बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप देखेंगे उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस वादे को पूरा करेगी, उन्हें मुफ्त बस यात्रा की सौगात भी मिलेगी। वास्तविकता यह है कि इस लोक लुभावन ने चुनौतियों, चुनावी वादों और आर्थिक व्यवहार्यता के बीच तनाव की स्थिति बना दी है, और जिसके सामाजिक कल्याण एवं स्थायित्व पर दूरगामी प्रभाव दिख सकते हैं। लोक लुभावनवाद के आप देखिए मुद्दे पर मंथन के लिए हमें दो बुनियादी पहलुओं की पड़ताल करनी होगी। पहला यही कि आखिर लोक लुभावनवाद है क्या है। राजनीति परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह एक ऐसी रणनीति प्रतीत होती है जिसमें तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति वाले वादों को जनता के बीच व्यापक समर्थन मिलता है। हालांकि आरंभिक स्तर पर लोकप्रियता के बावजूद दीर्घकालिक स्तर पर इनके व्यापक दुष्प्रभाव होते हैं, और इनसे न केवल अन्य आवश्यक खर्चों के लिए संसाधनों की कमी पड़ती है, बल्कि वित्तीय स्थिति भी बिगड़ती है। दूसरा पहलू यदि लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है, तो फिर लोक लुभावनवाद में क्या समस्या है। निस्संदेह लोक लुभावनवाद में जनता की इच्छा प्रतिध्वनित होती है, और यदि यही लोकतंत्र का मूल अधिकार भी है। लेकिन सवाल यही है कि इनके समीकरणों में मूलभूत समस्याएं हैं। लोक लुभावनवाद प्रवृत्तियों के चलते पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, और उस हिसाब से उनकी पूर्ति नहीं कर पाती तो जनता का भरोसा घटता है। और इन सब के सबसे बढ़कर लोक लुभावन नीतियों से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी होती है, और इनसे कुछ तत्कालीन लाभ भले ही मिल जाए, लेकिन बजटीय घाटे, वित्तीय अस्थिरता और अंततः किसी आर्थिक संकट की आशंका बढ़ जाती है। और इससे जुड़ा विमर्श अक्सर सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है, तो सामाजिक सद्भाव और एकता की भावना पर आघात करता है, और इससे सतत विकास और नियोजन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, और इस कारण कई लचर नीतियां अस्तित्व में आ जाती है। भले ही लोक लुभावनवाद को आम आदमी के हितों की पैरवी करने वाला बताया जाता हो, लेकिन यह सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को उलटकर असमानता और अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। आम आदमी पार्टी ने आप देखिए बिजली का मुद्दा तो ये सब बनाया था। ऐसे में यह युवा अब मतदाताओं का दायित्व है कि लोक लुभावनवाद के संभावित दुष्प्रभावों को समझते हुए इस पर विराम लगाने के लिए आगे आए, क्योंकि यह उनके भविष्य का प्रश्न है, और जिसमें आर्थिक संतुलन को असंतुलित करने का जोखिम है। पंजाब का उदाहरण ले तो उसके बजट की पड़ताल कई चिंतित करने वाले रुझान दर्शाती है। राज्य की जीडीपी के अनुपात में कर संग्रह खतरे की घंटी बजाने वाला है। इससे केंद्रीय वित्तीय सहायता पर राज्य की निर्भरता बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में पंजाब पर आप देखिए 3,12,758 करोड़ रुपए का कर दिखाया गया है, जिसके अगले वित्त वर्ष में आप देखें बढ़कर 3,27,000
50 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर जाने के आसार हैं। ये महज कुछ आंकड़े नहीं बल्कि आर्थिक आपदा के संकेतक हैं। और ऐसे में लोक लुभावन योजनाओं के नकारात्मक दूरगामी पहलुओं को देखते हुए उन्हें लेकर सतर्कता पूर्ण रवैया अपनानी ही उचित है। लोक लुभावनवाद के साथ एक बड़ी चिंता यही है कि इससे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के बीच बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की अंतरहीन होड़ शुरू हो जाएगी कि हम स्कूटी देंगे, कोई कहेगा हम लैपटॉप देंगे, कोई कहेगा हम वो दिन भी नहीं है कि हम एक कार देंगे, बाइक दे देंगे। यह प्रतिस्पर्धा लोक लुभावनवाद समय के साथ चिंता बढ़ाता जाएगा। पेंशन योजना से लेकर आप देखिए मुफ्त बिजली तक, इस सिलसिले पर कोई विराम नहीं लगेगा। हमारे जैसे विकासशील देश में जहां संसाधन सीमित हैं वहां सामाजिक कल्याणकारी पर योजनाओं बेतरतीब होने के बजाय रणनीतिक स्वरूप वाली एवं लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाना ही उचित है। और अन्यथा आप देखिए संसाधनों के दुरुपयोग की चुनौती उत्पन्न होती है। दिल्ली का ही उदाहरण ले लें, जहां 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। 4 मंजिला बंगले की स्थिति भी देखें तो वहां बिजली के 4 अलग अलग कनेक्शन संभव है। और इससे वहां आप देखिए 1600 यूनिट मुफ्त बिजली की संभावना बनी रहेगी। लोगों को इनकी इतनी आदत लग चुकी है कि जब दिल्ली सरकार ने इसे वैकल्पिक बनाया तो 58 लाख उपभोक्ताओं में से 48 लाख ने सब्सिडी के लिए विकल्प को वरीयता दी। ये उदाहरण हमें हमारी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को समझने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस दिशा में यह आवश्यक होगा कि सरकारी खर्च संसाधन संपन्न लोगों पर न होकर वास्तविक जरूरतमंदों पर होना चाहिए। यह मुद्दा संसाधनों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने और असमानता को बढ़ने से रोकने से भी जुड़ा है। इन महत्वपूर्ण अंतरों को समझने पर भी हमारे राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है। देवरा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं। आप देखिए सिन्हा परिषद में अपना अपर निजी सचिव अनुसंधान है। इन दोनों को आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और आप देखिए अगर फ्री में मिल रहा है तो जनता क्यों नहीं लेगी, ये भी आप जानते। हार की हताश छोड़ आगे बढ़ती भाजपा। किसी भी चुनाव में जीत हो या हार हो, भाजपा अगले चुनाव लड़ने के लिए उठ खड़ी होने में समय नहीं गंवाती। ये आप सभी जानते हैं। देखिए कर्नाटक खत्म हुआ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो सक्रिय हो गए, प्रधानमंत्री रैली करने लगे। तो ये आप देखिए बीजेपी में ये तो आप लोगों को देखने होता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, गुजरात में प्रधानमंत्री साहब रैली करने पहुंच गए थे। ऊर्जा, मनुष्य बनने का प्रयास। मनुष्य से जीवन मिलने से बढ़कर और क्या अच्छा हो सकता है। यदि आप दूसरे जीवों पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि कोई बेसहारा घूम रहा है और किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कोई ना बोल सकता है, ना लिख सकता है, लिख पढ़ सकता है। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। एक गौरवशाली क्षण। कुछ तिथियां ऐसी हैं जहां आप देखते हैं जो समय की शिला पर अमिट छाप छोड़ देती हैं। उन्हीं में से 28 मई है। इस दिन आप देखते हैं कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। मजबूत लोकतंत्र। बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड की अंजीबगंज पंचायत में हुआ उपचुनाव लोकतंत्र की ताकत के प्रति विश्वास का उपदेश है। इसने इसे भी प्रमाणित कर दिया है कि एक सफल और मजबूत लोकतंत्र में हिस्सा और हथियार कभी स्वीकार नहीं हो सकते। तत्कालीन रूप से भले ही कोई इसे जीत का मंत्र मान ले, पर जनमानस इसे सिरे से नकारता है। यही इसकी सबसे बड़ी आप देख सकती है। इस उपचुनाव में एक बड़ा संदेश दिया है कि विशेष रूप से उन सभी को जिन्होंने हिंसा के बल पर इसमें स्वयं का स्थान बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे। शांति के समर्थक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही नहीं, आप देखें लोकतांत्रिक व्यवस्था भी सदैव शांति की समर्थक रही है। वैश्विक स्तर पर सहयोग और सामंजस्य की सोच को हमारे देश में ने न केवल पोषित किया है बल्कि शांति स्थापना से जुड़ी हर मुहिम का समर्थन किया है। आप लोग जानते हैं ये तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। 1948 में शुरुआत के बाद से दुनिया में हर हिस्से में शांति बनाए रखने में इसका अतुलनीय योगदान भी है। और आप देखेंगे कि साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला भारत पहला देश बन गया था। और आप देखेंगे कि टकराव को कम कर शांति कायम करने में मदद करने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये सब आप देखेंगे। हम तो भली शांति की बात करते हैं लेकिन हमारे पड़ोसी भी तो समझे होने उसे। भारत से होकर जाएगी ग्लोबल साउथ की राय। विश्व व्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में यह ग्लोबल नॉर्थ के समृद्ध देशों को इस बात की चिंता भी है कि भावी विश्व व्यवस्था का नेतृत्व कौन करेगा। यह कारण अकेले अमेरिका कर पाएगा
और ना ही यूरोप, फिर कौन कर सकता है? अकेले चीन या भारत, चीन अथवा एशिया, फिर ग्लोबल साउथ, जिसका प्रतिनिधित्व भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका करते हैं। अमेरिका भी इसमें प्रवेश को इच्छुक है, जिससे एक अच्छे मित्र की आवश्यकता होगी और माना जा रहा है कि भारत उसके लिए सर्वाधिक अनुकूल है। चलिए, आप देख रहे हैं कि चलता रहता है। ये आप देखेंगे होंगे अभी, ये 19 से 21 मई के बीच जापान की हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 की 49वीं समिट हुई थी ना, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है। आखिरी निपट गए दादा 2000 ही, ये आखिरी खरी, ये तंज कसा जाता है एक तरह से, कटाक्ष। सच की राय पर मथुरा अवकाशी, ये आप देख लीजिए, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम बना हुआ है, अदालतों में चल रहे केस। नोट बदलने में फंस रहे हैं नक्सली, ये आप देखिए। बस्तर की 1000 करोड़ रुपए से अधिक की तेंदुपत्ते वाली अर्थव्यवस्था में 2000 रुपए वाले नोटों के पत्ते इन दिनों ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। बीते वित्त वर्ष में एनपीए प्रबंधन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, आप देखेंगे। गैर निष्पादित अस्थियों की बात होती है ना, उसी की। नोटिस का जवाब नहीं देने वाले आयकर्ताओं की होगी जांच। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के लिए 1 जून को साक्षात्कार है, और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पिछले साल भारत में मालवेयर हमले 31% बने, जो आप देखते हैं रैनसमवेयर हमलों की बात हो रही है। जर्मनी में मंदी से निर्यात हो सकता है प्रभावित, सीआईआई कह रहा है, ये भारतीय उद्योग संघ परिसंघ कह रहा है। 500 कर्मचारियों की छटनी करेगा जीपी मॉर्गन, अमेरिकी निवेश बैंक जीपी मॉर्गन है ना, वही। 2026-27 तक प्रतिदिन 1 अरब यूपीआई लेनदेन होंगे, देख लीजिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात हो रही है। बुनियादी क्षेत्र के 384 प्रोजेक्ट की लागत आप देखिए 4.66 लाख करोड़ बढ़ी है। पीएसयू को टैक्सी सेवा उपलब्ध कराएगी उबर आप लोग देखते हैं, ऐप आधारित कैब सेवाएं उपलब्ध कराती ना। पहली तिमाही में मारुति सुजुकी को उत्पादन में नुकसान का अनुमान हो रहा है। याद देखिए, बुलेट ट्रेन का सफर, जापान की यात्रा पर गए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आपको देख रहे होंगे। रूस ने कीव पर एक ही रात में छोड़े आप देखिए 54 आत्मघाती ड्रोन। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, हमारा भारत है, और यूक्रेन की राजधानी की स्थापना दिवस से पूर्व रूस का बड़ा हमला हुआ है। 1 साल से ज्यादा हो गया है, कब खत्म होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। अमेरिका को कर्ज संकट से मिली राहत, बाइडेन और मैकार्थी ऋण सीमा बढ़ाने पर हुए सहमत थे। क्या है ये ऋण सीमा? तो अमेरिकी सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेती है, और इस ऋण की एक सीमा होती है जिसे अमेरिका की संसद में कानून बनाकर तय किया रखा जाता है। इसे ही ऋण सीमा कहा जाता है। इस सीमा में बदलाव होता रहता है, 1960 से लेकर अब तक आप देखिए 78 बार इसमें बदलाव हुआ है। क्या है मौजूदा संकट का कारण? मौजूदा ऋण संकट के पीछे अमेरिका का राजकोषीय घाटा मुख्य कारण है। ऋण की एक सीमा होती है और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। इसमें सरकार और अधिक ऋण ले सके और अपने खर्चों का भुगतान करती रहती है। अमेरिका में कांग्रेस संसद देश को चलाने के लिए कार्यकारी शाखा के लिए बजट और धन की मंजूरी देती है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि यह 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में यह सीमा आप देखते हैं कि कितनी, 31.4 ट्रिलियन डॉलर है। और पाकिस्तान में भूकंप के 2 झटकों में 3 बच्चे घायल हुए। भूकंप यानी कि भूमि का कांपने की बात हो रही। नेपाल के राष्ट्रपति 501 कैदियों को माफी दी है, और सरकार पार्टी जनों को झूठे मामलों में फंसा रही है। इमरान कह रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सेंट पीटर्सबर्ग की वर्षगांठ में आतिशबाजी है, देखिए रूस में। नेपाल में लापता भारतवंशी पर्वतारोही का सुराग नहीं। ताइवान के आसपास चीन के 8 लड़ाकू विमान मर रहे हैं। ये ताइवान आप लोग यहाँ देखते हैं, देखिए ये ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी है। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। भारतवंशी साउथ कैरोलिना बिजनेस स्कूल के डीन नामित हुए हैं रोहित वर्मा। ये आप देखिए, पीटीआई नेता ने पुलिस पर कार चोरी का आरोप लगाया। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता ने। पश्चिम को टक्कर देने को तैयार है चीन, स्वदेशी यात्री विमान से पूरी उड़ान की है। ये तालिबान का ईरान बेस के पास पहुंचने का दावा, वीडियो किया जारी। ये आप देखिए, अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका, लद्दाख वाली सीमा लगती है हमारी। सूडान के सैन्य प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र दूत हटाने के लिए लिखा पत्र। सैन्य शासक की मांग सुनकर स्तंभ रह गए महासचिव एंटोनियो गुटरेस, और पत्र में बोलकर
फर्थेस की जगह आप देखिए किसी और की तैनाती की मांग की गई है। और सूडान में आप देखते हैं कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ये अगर सूडान आपको देखना है ना, तो ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में जाइए, ये सूडान है, आप देखेंगे। ये आप देखिए लाल सागर, यहाँ मिस्र, लीबिया, चाड, आप देखते हैं कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य दक्षिण सूडान, ये आप देखते हैं कि इरिटिया हो गया, और खार्तूम इसकी राजधानी होगी। कोई भी देश चर्चा में रहता है तो उसे मैप में जरूर देख लिया करिएगा कि उसकी सीमा किन किन से लग रही है। भारत के एस जेबीएन के को नेपाल में मिली दूसरी जल विद्युत परियोजना। इस सतलुज जल विद्युत निगम की बात हो रही है। व्हाट्सएप पर जल्द मिलेगा स्क्रीन शेयरिंग फीचर, देख लीजिए। ब्रिटेन में गणित और विज्ञान विषय की भारतीय शिक्षकों की जबरदस्त मांग है। इजराइल में लोकतंत्र बचाने के लिए रैली हो रही है। पहली बार रिजर्व डे में होगा आईपीएल फाइनल। चलिए, भारत अलमाटी शॉटगन विश्व कप में 5वें स्थान पर पहुंचा है। अटवाल ने प्राप्त किया कट। भारत के अर्जुन अटवाल ने लगातार दूसरे दौर में पार का 72 के स्कोर के साथ सीनियर पीजीए चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में कट हासिल किया है। अदिति अशोक चौकी ओलंपिक अदिति अशोक डबल बोगी के बाद एलपीजीए टूर्नामेंट में नॉकआउट चरण में जगह बनाने में से चूक गई हैं। रिंकू फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने रविवार को बताया कि गोलकीपर सर्जियो रिको सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण आईसीयू में। आईसीसी चेयरमैन बर्कले विश्व कप में भागीदार को लेकर सेठी से मिलेंगे। सितसिपास सवालिंका की विजयी शुरुआत हुई है। 5वें वरीय स्टेफनोस सितसिपास को फ्रेंच ओपन के दूसरे चरण में जगह बनाने में सफलता मिली है। ऋतुराज की जगह रिजर्व खिलाड़ी होंगे यशस्वी। शिवा श्रीधर को 5 स्वर्ण। जैन यूनिवर्सिटी के शिवा श्रीधर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों की तैराक स्पर्धा में रविवार को 5 पदक मिले हैं। हॉलैंड बने सर्वश्रेष्ठ प्लेयर। नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एलिंग हॉलैंड को इंग्लिश प्रीमियर लीग में इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मेसी ने पीएसजी को 11वीं बार बनाया चैंपियन। भारत ने जूनियर एशिया कप में पाक से खिला ड्रा। प्रणव मलेशिया मास्टर्स जीत चुके हैं। मैक्स वेस्टाफेन ने जीती मोनाको ग्रां प्री, आप देख लीजिए इन्हें। याराजी ने जीता स्वर्ण। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी ज्योति याराजी ने जर्मनी के वेनहेम में कुरुफाज गला टूर्नामेंट में कैरियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। गुस्ताखिया। मोबाइल से मोहब्बत हो जाए तो आंखें अधिकतर समय वहीं टिकी रहती हैं। इसके तो आप लोग भी उदाहरण हैं। दिल्ली में पुराने किले की खुदाई में कुषाण काल का साक्ष्य मिला है। चबूतरे के पास अब मिट्टी के बर्तन पकाने की भट्टी मिली है। पांडव की राजधानी इंद्रप्रस्थ ढूंढने के लिए पुराने किले में चल रही खुदाई, देख लीजिए। उड़ीसा की नदी में मिला प्राचीन मंदिर का खंडर। नदी के अधिक पानी होने के कारण लौट गई थी पुरातत्व विभाग की टीम। गर्मी में नदी में पानी कम होने से मंदिर के अवशेष दिखने लगे। पिपली इलाके में आप देखिए उड़ीसा में भार्गवी नदी के प्राचीन मंदिर खंडर मिला है। नदी में भार्गवी नदी में, ठीक है। ये आप देख लीजिए, कर लीजिएगा। या भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। एवरेस्ट पर तक पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने एडमंड तेंजिंग। 1953 में आज ही न्यूजीलैंड के एडमंड हेलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नॉर्गे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने एवरेस्ट के 29,035 फीट ऊंचे शिखर पर पहुंचकर 15 मिनट बिताया था। इससे पहले इस चोटी को छूना असंभव माना जाता था और ये नेपाल में देखने को मिलती है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा डिस्कवरी यान। 1999 में आज ही के दिन डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना और इंटीग्रेटेड कार्गो कैरियर का उपयोग करते हुए यान ने अमेरिकी रूस कार्गो कैन सहित 1.5 टन से अधिक वजन के उपकरण स्टेशन में स्थानांतरित किए थे। गणितीय भौतिकी के क्षेत्र में बीएस माधव ने दिया था योगदान। गणितज्ञ बीएस माधव राव का जन्म सन 1900 में आज ही के दिन कर्नाटक के चामराजनगर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अध्यापन में से की। बाद में आप देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता मैक्स बॉर्न के साथ मिलकर सिद्धांतिक भौतिकी के शोध करने लगे। माधव राव बीजगणित और माधव राव
रिंग सिद्धांत विकसित कर गणितीय भौतिकी के क्षेत्र में आप देखिए योगदान किया। मैक्स बॉर्न के गैर रेखीय सिद्धांत पर 8 शोध पत्र और उनकी डॉक्टरेट थीसिस से लिखकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की। 11 जुलाई 1987 को उनकी डेथ हो गई थी। ऋतिक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ब्रह्मसत्र पार्ट 1 सेवा फिल्म को मिले सर्वाधिक अवार्ड। सिनेमा को संरक्षित करने के लिए वरुण धवन को ने की अपील। अबू धाबी के यास आइलैंड में 2 दिन से चल रहे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड आईफा के 23वें संस्करण का समापन हुआ ना, उसी में बात हो रही है। किन्हीं के देखिए आप लोग, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन इन रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेत्री मोनी रॉय, ब्रह्मसत्र पार्ट 1 सेवा, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग अभिनेता अनिल कपूर जुग जुग जियो, सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमित भट्टाचार्य ब्रह्मसत्र पार्ट सेवा के गाने के लिए, और सर्वश्रेष्ठ गायक आप देखिए अरिजीत सिंह केसरिया गाना ब्रह्मसत्र पार्ट 1 के लिए, सर्वश्रेष्ठ गायिका श्रेया घोषाल रसिया गाना गंगूबाई की कठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार प्रीतम ब्रह्मसत्र पार्ट 1 सेवा के लिए, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा कमल हसन, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा रितेश देशमुख और जेनिलिया डिसूजा। ये आप देखिए इन पुरस्कारों से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। श्रीच्छा चुनी गई मिस नेपाल वर्ल्ड, काठमांडू में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 में चुनी गई श्रीच्छा प्रधान सेंटर में, साथ ही में नेपाल में इंटरनेशनल प्रसिद्धि सह दाएं और मिस नेपाल अर्थ रैना में गया, ये आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। नियमित कसरत करने वाले अधिक दर्द सहने में सक्षम है, अनुसंधान कह रहा है। एबलेशन थेरेपी से लीवर के कैंसर का इलाज है और ILBS के डॉक्टरों ने 150 मरीजों पर किया अध्ययन। यह तकनीक लीवर के पिछले हिस्से के कैंसर के इलाज में भी 95% सफल है। लीवर के पिछले हिस्से का डेट लॉ में कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए बहुत हो रही। छात्रा के साथ उनके कुत्ते को दी गई डिग्री, देख लीजिए वॉशिंगटन की खबर है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो फिर पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मेहनत भी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई है। पढ़ाई 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 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई भी सवाल हो आपका बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।